हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं UPSC द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर, जो कि 2021 में कराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पेपर। इसमें कुल 70 क्वेश्चन थे दोस्तों सब्जेक्ट से। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके GS पोर्शन से थे। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं आपको, जिनमें से 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं, वहीं 30 क्वेश्चन आपके GS से होते हैं। सेम अभी जो अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है वहाँ पे भी यही पैटर्न होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से अपने क्वेश्चंस को। चलिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सीटों का अंतर आवंटन अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक के लिए, ठीक है, ये 2026 है, 2026 तक स्थिर कर दिया गया है। तो इसका आपका सही उत्तर आपको बताना है। 51वां संशोधन, 93वां संशोधन, 92वां या फिर 94वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 91वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो संख्या है ये 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेशर ग्रुप। इनमें से कौन सा दबाव समूह नहीं है बताना है। स्टूडेंट फेडरेशन, AITUC या इंडियन नेशनल कांग्रेस या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों प्रेशर ग्रुप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द इलेक्शन विमेन क्रॉस्ड 7% मार्क इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले महिलाओं का प्रतिशत लोकसभा में 7% से ऊपर किस चुनाव में गया था। 1962 में, 1984 में, 1977 में या 1991 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1984 में। ठीक है, 1984 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली लोकसभा में जो फर्स्ट लोकसभा हुई थी ना, उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत था ये आपको पता होना चाहिए 4.50%। ठीक है, लगभग 4 to 5% के आसपास ये था। ठीक है, जो 1992 में हुई थी। ठीक, और 1984 में जो चुनाव हुए थे ये कौन सी लोकसभा है, 8th लोकसभा। 8th लोकसभा है जिसमें पहली बार महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 7% से ऊपर गया है। ठीक है, 1984 में, और कितना प्रतिशत रहा है, 8.2%। ठीक है, 8.2% रहा है। ठीक है, चलिए, और 17वीं लोकसभा में कितना रहा है दोस्तों। तो जो अभी 17वीं लोकसभा हुई थी इसमें रहा है 14.39%। ठीक है, 18th लोकसभा में, 18th लोकसभा चुनाव जो अभी हुए हैं 2024 में, आप मुझे बताइएगा कि इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है और कितनी महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। हु इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म यानी संघवाद का सिद्धांतकार कौन नहीं है बताना है दोस्तों। जेम्स मैडिसन, डेविड ईस्टन, थॉमस जेफरसन और कैनन सी वेयर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन किससे जुड़े हैं दोस्तों, तो ये जुड़े हैं व्यवस्था सिद्धांत से। ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड राजमन्नार कमेटी। ठीक है, राजमन्नार कमेटी जो है ये किस राज्य ने बनाई थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, और राजमन्नार कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये केंद्र राज्य संबंधों के
केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि आधुनिक राज्य में प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी हैं। आपको चूज़ करना है कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी या फिर आर्थिक नियोजन। आपके आंसर चूज़ करने हैं 1 2 4, 1 3 4 या 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक सेकेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा युद्ध काल का प्रशासन शांति काल के प्रशासन से भिन्न होता है। लुथिर गुलिक ने, F.W. रिक्स ने, मैक्स वेबर ने या मैरी वॉकर पायलट ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुथिर गुलिक ने। लुथिर गुलिक ने कहा है कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से अलग या भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी। एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखा है। लुथिर गुलिक ने, फेडरिक्स ने, मैक्स वेबर ने या मैरी पार्कर फॉलेट ने। ठीक है, सही उत्तर बताना है इसको आपको इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्स वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड गुड एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी गो टुगेदर, यानी कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। किसने कहा है। लुथिर गुलिक ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने, मैक्स वेबर ने या F.W. रिक्स ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से हमारा आंसर लुथिर गुलिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स एंड ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपको कि किसने लिखा है। लुथिर गुलिक ने, F.W. रिक्स ने, मैक्स वेबर ने या फिर मैरी पार्कर फॉलेट ने। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर से ए लुथिर गुलिक। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्तों लुथिर गुलिक जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है एज अ थिंकर। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आयोग ने आपसे लुथिर गुलिक से पूछे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से कौन जुड़ा है। कार्यात्मक अनुक्रम, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, समय और गति अध्ययन। ठीक है, कार्यात्मक अनुक्रम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आदेश की एकता जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से जुड़े कौन है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये है फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, प्रबंध के लिए क्रांति या साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर से जुड़ा हुआ है। और ये आदेश की एकता सिद्धांत को मना करते हैं कि ये सही नहीं है, इसकी जगह ये फंक्शनल फोरमैनशिप का थ्योरी देते हैं, फोरमैनशिप की बात करते हैं ये। ठीक है, केंद्रीकरण, क्या किसका आंसर केंद्रीकरण होगा। ठीक है, तो केंद्रीकरण भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की बात ये कहीं भी नहीं करते हैं। इसके बाद है समय व गति अध्ययन। ठीक है, समय व गति अध्ययन तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है, ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इसमें वो किए हैं, कौन कौन से इसमें देखे हैं हमने। ठीक है, तो टेलर का है ये, जैसे कि हमने देखा टेलर का है। इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप बताया उन्होंने, आपको मैंने बताया ही, इसकी जगह आदेश की एकता सिद्धांत की जगह। इसके बाद इन्होंने टाइम एंड स्पीड, ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी ये भी किया। इसके बाद इन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान ये भी इन्होंने बताया। और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये भी इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने विभेदात्मक मजदूरी की बात करी।
ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक आर्थिक प्राणी है। क्या है वो? आर्थिक प्राणी है। अगर आप उसको ज़्यादा पैसा देंगे तो वो अच्छा काम करेगा। तो उन्होंने कहा विविधात्मक मजदूरी, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी दीजिए, ज़्यादा बोनस दीजिए, तो वो और अच्छा काम करेगा, ये मैनेजमेंट में काम करने के लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हेनरी फ्योल भी आपके सिलेबस में ऐसे थिंकर हैं। डिड नॉट एडवोकेट फॉर, किसके लिए इन्होंने बात नहीं कही है? तकनीकी कौशल, अवधारणात्मक कौशल, मानवीय कौशल या आदर्शात्मक कौशल। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदर्शवादी कौशल, आइडियोलॉजिकल स्किल। इसकी बात हेनरी फ्योल ने नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर। कैसे सीएजी को हटाया कैसे जा सकता है, ये पूछा गया है। भारत के न्यायाधीश हटा सकते हैं, चुनाव आयुक्त हटा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटा सकते हैं, चुनाव आयुक्त हटा सकते हैं। तो कैसे हटाया जा सकता है इनको, यह आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इनको किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, किसकी तरह से? जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है। सीएजी कहाँ बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया आर्टिकल 148 में। ठीक है, आर्टिकल 148 में सीएजी की व्यवस्था की गई है। और कहाँ पे की गई है? ये है आपका भाग 5, भाग भी याद रखना है आपको, भाग 5 के अध्याय 5 में। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये देखना हो ना, तो मैंने भाग, संविधान के भाग में भाग, उसके अध्याय और कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद तक है, इससे पूरा एक डिटेल वीडियो संविधान के भाग पे बनाया हुआ है दोस्तों। आप उसे जाके देखिए, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। पूरा संविधान मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, हर एक भाग, हर एक अध्याय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली थी उससे पूरे संविधान को समझने और याद करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स पेंशन फॉर द सिविल सर्विस सिस्टम इन इंडिया। प्रशिक्षण, सुधार, पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? गृह मंत्रालय, कार्मिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हेडेड द 5th पे कमीशन। ठीक है, 5वें 5th कमीशन का किसने हेड किया था? तो आपको बताना है एसआर पांडियन, एके माथुर, बीएन श्री कृष्णा और या फिर पीएन भल्ला। ठीक है, तो पीएन भल्ला तो कभी रहे ही नहीं है दोस्तों। एसएन श्री कृष्णा जो है, नहीं, श्री कृष्णा तीसरे चौथे नंबर पे थे। तो आपको पांचवा बताना है कि इनमें से 5वें नंबर पे कौन थे। तो इसके लिए आपको पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए दोस्तों। मैं इसके जितने भी अभी तक बने हैं 7 वेतन आयोग गठित हुए हैं, मैं उनका सीक्वेंस बना के आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं कि 5वें कौन थे। RS पांडियन। ठीक है, RS पांडियन जो थे वो 5वें थे। और अभी जो 7वां, इससे पहले 7वां वेतन आयोग था, इसके कौन थे? इसके थे एके माथुर, इनका पूरा नाम है अशोक कुमार माथुर। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अभी हाल ही में ये 7वां वेतन आयोग जो है ये 2026 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2026 में ख़त्म हो जाएगा। और अभी सरकार ने 2025 में अगला 8वां वेतन आयोग भी गठित करने की बात कर दी है। आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है या किसे बनाए जाने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ, साथ ही साथ उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो भी बता दूँ, ताकि आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाए, प्लस आपका बाकी चीज़ों का रिविज़न भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हाँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको पूरे 7 वेतन आयोग का जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी एक वीडियो में सेपरेट बना के। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। नमस्कार।
पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने आए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों, इसे हम करने आए हैं। इसके हम 45 तक यानी कि 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 15 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि जो ये पेपर है ना, उसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के आते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका 31 से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसके 45 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 45 तक 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे, यानी कि आज हम लोग 16th क्वेश्चन इसका देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। विच प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया? उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, राजीव गांधी या फिर चंद्रशेखर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? दोस्तों आपको बताना है कि इस समय जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो उसमें है दोस्तों कुल 22 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? तो जो नीति आयोग होता है दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये पदेन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स आर मेड बाय? प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का ना कई सारे बच्चों ने ये लगाया था, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों भर्ती करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे नियुक्ति पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। हु गेव द 14 पॉइंट प्रोग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहले वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने दिया था? चैम्बरलेन ने, रूजवेल्ट ने, वुड्रो विल्सन ने या सभी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका, नहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा इसका, वुड्रो विल्सन ही इसका आंसर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डिसीजन ऑन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज टेकन बाय? संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय कौन लेता है? केवल महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद, सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी परामर्श पर महासभा या सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा, यानी कि महासभा लेती है लेकिन परामर्श कैसा होता है? अबाध्यकारी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइन नॉन प्रोविडेंस ट्रीटी, यानी कि एनपीटी पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया है, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है साइंड किसने किया है, ठीक है, किसने परमाणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने? तो भारत ने किए हैं नहीं, इजराइल ने किए हैं बिल्कुल भी नहीं, और पाकिस्तान ने भी नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का नया सदस्य कौन है? मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान इसका मेंबर है, ठीक है। सार्क के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 8 दिसंबर को 1985 में, ठीक है। 1985 में सार्क की जो स्थापना है वो हुई थी, ठीक है। और इसमें कुल कितने देश हैं? फाउंडिंग मेंबर्स इसमें 7 थे,
7 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें से, और एक जो मेंबर है अफ़गानिस्तान, इसका ये बाद में जुड़ा, और +1 अब किसमें टोटल मेंबर किसने हैं, 8 है। ठीक है, 8 इसमें सदस्य देश हैं और 9 इसके पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, रियलिस्टिक थ्योरी हांस मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज जे एफ कैनन, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन या जोसेफ नहीं। ठीक है, इनमें से कौन है जो यथार्थवाद के समर्थक नहीं है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मॉर्गेनथाउ है यथार्थवाद के समर्थक। ठीक है, यथार्थवाद के समर्थक जो है वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें आदर्शवादी ढूंढना है। मॉर्गेनथाउ यथार्थवाद के समर्थक हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। मॉर्गेनथाउ जो है वो यथार्थवाद के समर्थक हैं। जॉर्ज एफ कैनन है, ये भी हैं। थॉमसन ये भी है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोसेफ नहीं। जोसेफ नाई जो है ये यथार्थवाद के समर्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, यानी कि कॉप पूछा जा रहा है, कहाँ पे हुआ था, यूके में, जर्मनी में, ब्राज़ील में या फिर पेरू में। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए, कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, याद होगा आपको, ग्लासगो में हुआ था। और अभी जो COP 29 है, ठीक है, 29th कहाँ पे हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। ये मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, बाकू अजरबैजान में हुआ है 2024 वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, हु हैज़ डॉग हैमर्स ड्रॉप्ड। ठीक है, डॉग हैमर्स ड्रॉप्ड कौन थे, रूस के विदेश मंत्री, CGI के प्रमुख, कांगो के राष्ट्रपति या फिर संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सिक्योरिटी जनरल। तो डैग हैमरशोल्ड जो थे वो कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, और ये कौन से नंबर के थे दोस्तों, तो ये सेकंड नंबर के थे। ये कौन से नंबर के थे, ये सेकंड थे। पहले कौन से थे दोस्तों, तो पहले थे ट्रैगवे ली। ठीक है, कौन से थे पहले, पहले ट्रैगवे ली थे, और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये थे सेकंड। ठीक है, हैमरशोल्ड जो थे वो सेकंड नंबर के थे। ठीक है, चलिए इनका कार्यकाल जो था वो भी देख लेते हैं एक बार। कार्यकाल नहीं, सॉरी, इनका जो उसमें था ये लगभग 1967 तक रहे, 1967 तक ये क्या रहे। चलिए यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो गया लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। तो ये 1967 तक 61 तक इसके पद पर है। इन्हीं की कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, एक प्लेन क्रैश में, जहाँ तक मुझे याद है प्लेन क्रैश या चॉपर क्रैश कुछ तो था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अभी मुझे याद आ रहा है रिसेंटली शायद जो अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसमें देखे थे क्वेश्चंस, तो उसमें देखा भी था, शायद पूछा गया था कि ये कब तक रहे या कब कब इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कोई सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जून के उस वाले एग्ज़ाम में था जो कि कैंसिल हो गया था। तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन पेपर को अगर किसी के पास हो तो देख सकते हैं। मेरे साथ में कोई देकर आया था, मेरे पड़ोस में रहने वाला, तो मैंने उनसे पेपर लेकर देखा था कि देखें पेपर कैसा है, तो उसमें मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखा था, पर चूँकि वो पेपर कैंसिल हो गया तो उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें ध्यान रखना है, फिर से भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों, ये पूछा गया है, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुमारगुप्त के। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, सभी को पता होगा कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, बताना है आपको कौन सा पेयर जो है ठीक नहीं है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान, LTTE भारत,
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड और ISIS सीरिया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसमें है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। LTTE जिसे कि लिट्टे भी कहते हैं, और ये कहाँ संबंधित है दोस्तों, तो ये श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जियाउल हक, लियाकत अली या फिर अयूब खान। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देयर इज ए हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या बर्लिन में। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है आपका कहाँ पे है ये। तो जो WTO है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR इन 1971 ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ इंडियन रशियन ट्रीटी, यानी कि जब भारत रूस मैत्री संधि 1971 की साइन की जा रही थी, तो ये USSR के उस समय कौन थे प्रेसिडेंट, ये बताना है आपको। स्टालिन, लियोनिड बेंजेव, गोर्बाचोव या यूरी आंद्रोपोव। ठीक है, इंडिया से कौन थी? तो इंडिया से थी इंदिरा गांधी जी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और उसके उधर से कौन थे? तो उधर से थे USSR से लियोनिड बेंजेव, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वॉज साइंड इन, जो भारत नेपाल जो शांति संधि थी भारत नेपाल के मध्य, वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1952 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो इसका सही उत्तर है 1950 में। ठीक है, 1950 में भारत और नेपाल इंडो नेपाल ट्रीटी फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 टू द एप्लीकेंट विद इन पीरियड ऑफ, यानी कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, उसमें जो लोक सूचना अधिकारी है उसके आवेदक को सूचना मिलने के कितने दिन के अंदर अंदर जो वो है सूचना है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कितने दिन है? 45 दिन, 90 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। और अगर किसी के जीवन से संबंधित है तो ये सूचना 48 आवर्स, ठीक है, 48 आवर्स में प्रोवाइड करानी ज़रूरी होती है। ठीक है, और अगर सूचना में देरी हो जाए किसी प्रकार की तो 250 रुपये प्रतिदिन का इस पर फाइन लगाया जाता है। ठीक है, 250 रुपये पर डे का इस पर क्या लगाया जाता है? फाइन लगाया जाता है। और ये मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? ये मैक्सिमम 25,000 यानी कि 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शायद ये भी पूछ लिया जाए। आगे देखते हैं। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये कब पास हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में। अभी हाल ही में इसमें संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया है दोस्तों, संशोधन अधिनियम, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ये हुआ है 2019 में। ठीक है, संशोधन अधिनियम जो है वो 2019 में लाया गया है। तो आंसर लगाते वक्त ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा अधिनियम पूछा जा रहा है, संशोधन अधिनियम या नॉर्मल अधिनियम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बस ये पूछा है कि किस वर्ष पारित हुआ है, संशोधन का नाम नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे 1986। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उद्देश्य पूछे गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG देना, या निर्धन परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क सोलर पैनल लगाना, निर्धन विद्यार्थियों को निःशुल्क दूध देना।
ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। तो लास्ट के दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो जाएंगे। अब हमें चूज़ करना है सिर्फ इनमें से, ठीक है। तो निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना था इसका, या फिर गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को देना था। तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस योजना है, कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को स्पेशली टारगेट करके ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर इफ इट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, लोकपाल जो है वो प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। ठीक है, कर सकता है अगर किस मामले में, लोक व्यवस्था में, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, या विशेषाधिकार हनन के मामले। तो दोस्तों जो हमारा लोकपाल विधेयक पास हुआ था ना दोस्तों 2013 में, इसमें क्या कहा गया था कि प्रधानमंत्री पर जांच की जा सकती है, लेकिन उसे कुछ चीज़ों की छूट दी गई थी जिनके आरोपों की या जिनके बारे में लोकपाल जांच नहीं कर सकता। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है लोक व्यवस्था पर जांच नहीं की जा सकती, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मैटर पे कोई जांच नहीं की जा सकती, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जांच नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस पर जांच कर सकता है, तो यहाँ पे एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषाधिकार हनन के मामले पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो या कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर एड्रेस करूँगी। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा गारंटीज हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इन ए ईयर। साल भर में कितने दिन सुनिश्चित करता है मनरेगा, कितने दिन करता है दोस्तों? तो सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है, 100 दिन करता है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, और जनजातीय इलाकों में कितना देता है? जनजातीय इलाकों में, ठीक है, ये 120 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, या फिर किसी आपदा वगैरह या किसी परेशानी के समय। चलिए अगला देखते हैं। हु कंस्टिट्यूटेड अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज। ठीक है, किसने अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी ने, या वीपी सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई सरकार जो थी, जो इन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधुसूचित क्षेत्र प्राधिकरण, नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति, या पोर्ट। पूछा गया है कि भारत में शहरी संस्था या संस्थाएं हैं, इनमें से पूछा गया है कौन सी भारत में शहरी संस्था या संस्थाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर निगम शहरी संस्थाएं हैं, बिल्कुल सही है। अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, ये भी सही है। टाउनशिप समिति या पोर्ट समिति, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए आज की क्लास का, आज की वीडियो का आखिरी वीडियो देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के इसमें आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, छावनी परिषद में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, छावनी परिषद के बारे में बताना है। इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा हुआ था। यह यूनियन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, या फिर इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन कंटोनमेंट क्षेत्र में सामान्य नागरिकों के लिए होती है, या फिर यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं होगा। ठीक है, क्या सही नहीं होगा मतलब गलत पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि सामने परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है, यानी कि आपको इनमें से, इन चारों में से गलत का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए
ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसमें 70 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 70 तक। ये हमें 100 तक करना है, यानी कि अभी हमें 30 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं दोस्तों। अगर हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको कई पार्ट्स में ला रही हूँ। तो अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगी, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए। आप चैनल पे जाके रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है, उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और इन क्वेश्चंस को भी लगाइए, ताकि PYQs लगाने से भी हमें बहुत ज़्यादा पिछले साल आए या पिछले पेपर में आए क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप खूब मन लगाकर पढ़िए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग करने आए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था दोस्तों। और इसके हम लोग 70 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 क्वेश्चंस इसमें जीएस के आते हैं, और जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन था वो 31 से स्टार्ट हुआ था। तो अकॉर्डिंगली हम लोग 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे पब्लिश हो चुका है दोस्तों, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आज ये वीडियो का पार्ट 3 है दोस्तों, और आज हम यहाँ पे 71 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? किसकी किताब है ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? गाय एंड स्टैंडिंग्स की, पेरी एंडरसन की, गाय पीटर्स की, या फिर माइकल ऑक्सफोर्ड की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय पीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए ओके, अब देखते हैं द सेकेंड क्वेश्चन। In the Rawls theory, principle of justice is established by the people who are affected by which of the following? प्राकृतिक जो रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो खुद प्रभावित होते हैं: प्राकृतिक अवस्था, अज्ञानता का आवरण, या फिर आर्थिक असमानता या स्वहित से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अज्ञानता का आवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी? ठीक है, नॉट रिलेटिव बताना है हमें। तो डेविड मिलर, जोशुआ कोहेन, जे ट्राइसेक, या फिर जॉन रॉल्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जो जॉन रॉल्स हैं वो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी संबंधित हैं। इसे याद कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव स्कीम फॉर द अचीविंग इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज? तो निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु करी है? जॉन रॉल्स, विम किमलेका, रोनाल्ड डॉर्किन, या फिर हाइजिया बर्लिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रोनाल्ड डॉर्किन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस इज मिथ? किसने कहा है कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, यानी कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना एक मिथ है? तो TH ग्रीन ने, GDH कोल ने, JS मिल ने, या HJ लास्की ने? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट originated primarily in the which of the following countries? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या जर्मनी? तो द राइट आंसर इज पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि उत्तर आधुनिकता जो राजनीतिक चिंतन है, कहाँ पे पनपा दोस्तों? तो ये हमें देखने को मिलता है फ्रांस में। कहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है? फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में 2 पोस्ट मॉडर्निटी यानी उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतकों का नाम लिखकर बताएंगे, क्योंकि अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे तो पोस्ट मॉडर्निटी उसमें सिलेबस में है। ठीक है, तो आई होप आपने पढ़ ही लिया होगा। तो मुझे 2 पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्रोनाउंस दैट ऑल मैन आर
क्रिएटेड इक्वल। ठीक है, किस घोषणा पत्र ने घोषित किया है कि सभी मानव समान रूप से निर्मित है? मैग्ना कार्टा, अमेरिकन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मनुष्य नागरिकों के अधिकार का फ्रेंच घोषणा पत्र और मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये सवाल तो कई सारे एग्जाम्स में, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता? निशस्त्रीकरण, शासन कला, आपदा प्रबंधन या कूटनीति का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशस्त्रीकरण द राइट आंसर। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र बहुत ही फेमस किताब है दोस्तों। ये इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 15 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि कितने अध्याय इसमें हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। Who amongst the following philosophers said equality is unnatural and undesirable? ठीक है, किसने कहा है कि समानता जो है अप्राकृतिक और अवांछित है? प्लेटो ने, हेगल ने, अरस्तू ने या हॉब्स ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू इज द राइट आंसर। ठीक है, अरस्तू ने दोस्तों वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया है। वितरणात्मक, ठीक है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, और ये वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत देने वाले पहले स्कॉलर हैं दोस्तों, पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या होता है। वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है कि जिसके पास कम है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो समानता क्या कहती है कि भाई अगर 4 रोटियां बनी हैं तो 2 एक्स को दे दो, 2 वाई को दे दो। पर वितरणात्मक न्याय कहता है कि भाई एक्स बहुत मतलब हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वाई क्या है, बहुत दिन से कुपोषित है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो इसे क्या करते हैं, एक्स को अगर 1 रोटी दे देंगे तो चलेगा, एक्स की जगह वाई को 3 रोटी दे देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, वो वाई जो है एक्स के बराबर आ सके, एक्स जितना वो भी हो सके। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं तो वितरणात्मक समानता या वितरणात्मक न्याय की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, कि कमज़ोर को ज़्यादा दिया जा सकता है, ये अन्याय नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स ट्राइज टू कंबाइन एलिटिस्ट थ्योरी विद मार्क्सिस्ट थ्योरी? वो कौन से विचारक हैं जिन्होंने अभिजनवादी सिद्धांत और मार्क्सवाद दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है? तो रॉबर्ट माइकल्स या परेटो या जेम्स बर्नहम या फिर हीगल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स बर्नहम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ ऑमनिपोटेंट सवर्निटी? ठीक है, किस विचारक ने सर्वशक्तिमान संप्रभुता का विचार जो है वो दिया है? ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ दे रही हूँ कि जिनका हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो, आपको आसानी रहे। बाकी दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो किसने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया है? रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने, मिल ने। तो अगर हम इन चारों विचारकों की तुलना करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली संप्रभु जो हमें दिखता है वो दिखता है हॉब्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट द लॉस ऑफ प्राइमनी। ठीक है, पैट्रिमनी। ठीक है, यानी कि पैतृक संपत्ति। पैट्रिमनी मीन्स पैतृक संपत्ति। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। किसने कहा है? मैकियावेली, लेनिन, हॉब्स और माओ त्से-तुंग। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बचपन से, यानी कि जब से राजनीति पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। J.S. मिल डिफाइंस यूटिलिटी एज। उपयोगिता की परिभाषा J.S. मिल ने करी है किसके प्रकार? कुछ शिल्प के लिए उपयोगिता, समाज के लिए उपयोगिता,
आनंद और कष्ट की अनुपस्थिति, या फिर यह सभी हितों को बढ़ावा देता है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति। उपयोगिता क्या है? आनंद और कष्ट की अनुपस्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उपयोगितावादी तो थ्योरी है ना, उसका जनक कहते हैं बेंथम को। ठीक है, बेंथम का शिष्य कौन था? इसका शिष्य था जे.एस. मिल। ठीक है, जिसने कि उपयोगितावाद में काफ़ी ज़्यादा क्या किए, उपयोगिता, ठीक है, उपयोगितावाद में बहुत ज़्यादा क्या किए, संशोधन किए। ठीक है, और बेंथम की जो थ्योरी थी ना उपयोगितावाद, ये कहती है कि मनुष्य जो दो शक्तिशाली स्वामियों के अधीन होता है। कौन होता है? एक होता है सुख और एक होता है दुख। वो जितनी भी चीज़ें करता है ना लाइफ में, मनुष्य वो सुख पाने के लिए करता है और दुख से बचने के लिए, दूर रहने के लिए करता है। ये उपयोगितावाद की थ्योरी अकॉर्डिंग टू द बेंथम कहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following Indian participated in all three round table conference? ठीक है, which of the following Indian participated in the all three round table conference? कौन थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय। तो महात्मा गांधी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया दोस्तों। कौन से वाले में? सेकंड वाले में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी दोस्तों? 3 हुई थी। कब कब हुई थी? एक हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 31 में और तीसरी हुई थी 1932 में। ठीक है, पहली वाली 30-31 में हुई थी, लेकिन इसका ईयर जो है 30 ही मान लिया जाता है। तो सीक्वेंस से याद रखेंगे 30, 31, 32। ठीक है, और गांधी जी ने इस थर्ड वाली में क्या लिया था पार्ट, इस सेकंड वाली में 1931 वाली में पार्ट लिया था गांधी जी ने। और इसमें पार्ट लेने के लिए वो कहाँ गए थे दोस्तों? लंदन गए थे। कौन से जहाज़ से गए थे? राजपुताना से गए थे। ठीक है, आप सोच रहे हो मैम जहाज़ का नाम भी बता रहे हो। अरे हम क्या करें, जब एग्ज़ाम में जहाज़ का नाम भी पूछ लिया गया है तो हमें तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए थे दोस्तों? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए थे लंदन में। ठीक है, चलिए। एक्चुअल में अब जो हमारा आयोग है ना, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ भी पूछ ले रहा है कहीं से भी। तो अब हमें तो अपनी तैयारी ऐसी दोस्तों करके चलनी ही पड़ेगी कि भाई ठीक है, आप कहीं से भी पूछिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी की 15 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 85। डेविड ईस्टन कॉन्सेप्ट ऑफ persistence of the political system is originally derived from which of the following disciplines? ठीक है, पूछा जा रहा है कि डेविड की जो राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा है वो मूल रूप से उन्होंने कहाँ से ली है? ठीक है, भौतिक विज्ञान से, संचार विज्ञान से, जैविक विज्ञान से, संचार विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या फिर सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से ली गई है? ये लिया है उन्होंने जैविक विज्ञान से, यानी कि जीव विज्ञान से लिया है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जीव विज्ञान में इसका प्रयोग लुई बर्टनफील्ड ने किया है। बर्टनफील्ड ने इसको यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप दोस्तों आपने ये 15 क्वेश्चंस में से आपके आंसर 15 आउट ऑफ 15 रहे होंगे। आप ये 15 के 15 क्वेश्चन कर पाए होंगे। और अगर एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ से यहाँ से आपने उसे किया होगा और अब उसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। और जब वो सामने किसी भी एग्ज़ाम में आपके वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डेफिनेटली 100% सही ही मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी तैयारी खूब मन लगा कर करते रहिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी तैयारी खूब मन लगा के कीजिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग UPSC एग्ज़ाम जो 2021 में कंडक्ट हुआ था उसके पेपर का आज लास्ट पार्ट करेंगे यहाँ पर, जो कि है पार्ट 4। दोस्तों इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके हमने 1, 2, 3 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस हैं। और आज हम लोग लास्ट 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस जो हैं इस एग्ज़ाम में जीएस के आते हैं, जिसकी वजह से ये जो एग्ज़ाम का हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 86 है। इस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन जीएस के और 70 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस पेपर में 15 क्वेश्चन आज हम लोग इस अपने लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु एमंग्स दीज गेव द 9 ग्रैंड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण की नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत किसने दिया है? ल्यूशियन पाई ने, डेनियल कार्मनी ने, सीई ब्लैक ने या गैब्रियल आमंड ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीई ब्लैक ने। ठीक है दोस्तों, ये हम देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में ये मॉडर्नाइजेशन टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषता है? तो ऑप्शंस हैं, तथ्यों एवं मूल्यों को अलग करता है, यह ऐतिहासिक रूप से तथ्यों व मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है, तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है या फिर प्रमाणित विश्लेषण को त्यागता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक रूप से तथ्यों व मूल्यों को संबंधित करता है। ठीक है, interrelates facts and the values historically। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787 revised which type of constitutional system in यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया था? तो एकात्मक प्रणाली, संघीय प्रणाली, कॉन्फेडरेशन या अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघीय प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंसिडर्ड एज ए प्री कंडीशन फॉर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सोशलिस्ट, मोनार्की, डेमोक्रेटिक या यूनिटरी? समाजवादी, राजतंत्र, लोकतांत्रिक या एकात्मक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना गया है। किसकी शर्त माना गया है? तो ये माना गया है लोकतांत्रिक शासन की। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में संविधानवाद को सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि जो लोकतांत्रिक संविधान है उसमें संविधानवाद ज़्यादा अच्छे से रहता है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द सेपरेशन ऑफ पावर एज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस? आसान सवाल है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर? राजनीतिक विकल्प कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है? ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियाँ, राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक संस्कृति जो पॉलिटिकल कल्चर है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था आमंड व वर्बा ने। ठीक है, आमंड व वर्बा ने, जिनकी पुस्तक थी द सिविक कल्चर। और इस शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग किया था सिडनी वर्मा ने। ठीक है, शब्द का प्रयोग सिडनी वर्मा ने किया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था आमंड ने।
ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, या कह सकते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आमंड ने, और इस पे जो बुक लिखी गई है वो आमंड और वर्मा दोनों ने लिखी है, द सिविक कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, 1946 बाय होम एज इंटर्नशिप प्रेसिडेंट। तो संविधान सभा की प्रथम अंतरिम बैठक का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सभी को पता है दोस्तों, पहले अध्यक्ष जो थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10 या फिर 11 तारीख को, इन्हीं दोनों में से किसी एक डेट को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 9, 10 या 11 किसी एक डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ठीक है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान की प्रेम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ शाह समिति। एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। संविधान सभा में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश के उपरांत सम्मिलित किए गए थे? शाह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, एस वरदाचार्य समिति, एस वरदाचारी समिति या फिर मेहता समिति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अब मूल कर्तव्य जो हैं ये संविधान के 51A में दिए गए हैं और इन्हें 42nd यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हुए थे 1976 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज लोवर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? 84 में, 89 में, 86 में या 91 में? तो कब कर दी गई थी? ये कर दी गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था और ये लागू कब से हो गया था? 1989 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड? दल बदल कानून, विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1984 में, 1986 में, 1985 में या फिर 1987 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 यानी कि 1987 में। दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10th शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड इन यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 29, 43, 30 या 44? तो आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ये आर्टिकल 44 किसका पार्ट है? तो ये है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है? आर्टिकल 81,
आर्टिकल 105, आर्टिकल 93 या फिर आर्टिकल 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 108 या फिर 108। ठीक है। और ये ज्वाइंट सेशन या संयुक्त सत्र किसके किसके संबंध में किया जा सकता है? तो ये केवल साधारण विधेयक के संबंध में किया जा सकता है। अगर साधारण विधेयक को लेकर कोई गतिरोध है तो उसी स्थिति में किया जा सकता है। संविधान संशोधन या फिर धन विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सेशन या फिर संयुक्त सत्र का प्रावधान जो है वो नहीं है। और अभी तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है? तो ये अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया गया है। एक है दहेज प्रथा संबंधी विधेयक था उसके संबंध में, और एक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में, और एक और था जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तीसरा वाला आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट आफ्टर 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ठीक है, तो कितने हैं? 52 हैं, 64 हैं, 61 है या 47 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट जो लिस्ट हैं संविधान सभा में कानून बनाने के लिए वो कितने हैं? एक है, 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। स्टेट सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। और जो विषय इनसे बाहर हैं, इनमें नहीं है, वो है अवशिष्ट विषय, जो कि किसको दे दिए गए हैं? केंद्र को। हमारे यहाँ सेंटर को दिए गए, केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। ठीक है, और संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची पर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे ये दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 52 विषय हैं आर्टिकल 42 अमेंडमेंट के बाद। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे कितने विषय थे? 47 विषय थे। इसमें 4 विषय जोड़े गए, कहाँ से निकालकर? राज्य सूची से 4 विषय निकालकर समवर्ती सूची में लाए गए। इसके अलावा एक विषय और जनसंख्या संबंधी एक विषय था, ये और जोड़ा गया। तो इस तरीके से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के बाद देखें तो 47 + 4 + 1 हमें यहाँ पे 42 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं अब वर्तमान में कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची और राज्य सूची में कितने कितने विषय हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: पुंछी कमीशन, आनंद साहिब रेजोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और राजमन्नार कमेटी। ठीक है, तो हमें इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। किसको? पुंछी कमीशन को, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग को, और राजमन्नार कमेटी को। ठीक है, तो इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो इसे हम पहला ही मान के चलते हैं, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से हम देखें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा राजमन्नार कमेटी, फिर हो जाएगा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, और फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा पुंछी कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3412। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ और चीज़ों की भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी मन लगाकर बहुत पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट में
बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, क्योंकि ये पेपर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो पेपर हम ये कंप्लीट कर रहे थे, इसके 70 क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज के 15 क्वेश्चंस में से सही हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार दोस्तों।